गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 10 अगस्त है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग नज़र डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और साथ ही साथ युक्ति आईएएस का ऐप और डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा हम लोग वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, तो आप डेस्कटॉप मोड यूज़ करते हैं तो www.yuktiais.in को लॉगिन कर आप सारी चीज़ें सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम न्यूज़ पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो निजी डाटा को गलत इस्तेमाल अब होगा बंद। मैंने इस पर पहले भी एक बार न्यूज़ एनालिसिस किया हूँ। तो ध्यान रखना है, यह टॉपिक जो है यूपीएससी के जीएस पेपर 2 एंड 3 जिसमें मौलिक अधिकार, निजता का प्रश्न या सूचना प्रौद्योगिकी के मुद्दे से संबंधित टॉपिक जो है आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 2 एंड 3 में, वहाँ से ये न्यूज़ कलेक्ट करेगा, टैली करेगा। ध्यान रखिएगा, निजी डाटा पर मैं पिछले बार एक आर्टिकल आया था, वहाँ पर विस्तृत तरीके से चर्चा किया। और फिलहाल याद रखनी है, जिस पर पहले विधेयक में बात हुई थी, सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पर पारित कर दी गई हैं। अब निजी डाटा गलत इस्तेमाल पर बंद हो जाएगा। निजी डाटा क्या सुरक्षा को लेकर विधेयक बुधवार को अर्थात कल राज्यसभा में पारित, उससे पहले लोकसभा में पारित हो चुका है। बस केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा मिलना मात्र है। इसके बाद यह अधिनियम के तौर पर हमें डाटा प्रोटेक्शन बिल के तौर पर हमें मिलेगा। मैंने इसका इतिहास भी आप लोगों को बताया और इसके संदर्भ में आप लोगों को क्या पीडीएफ भी अवेलेबल कराया है, तो आप लोग उसको देखिएगा जरूर। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आईटी मंत्री विष्णु अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा बिल पेश किया गया था राज्यसभा में। इस प्रकार के पीटी फैक्ट प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। डिजिटल सेवा का इस्तेमाल करने वाले जितने भी लोग हैं और अधिक शक्तिशाली होंगे, सशक्त होंगे, उनकी निजता से संबंधित प्रश्न आपको सुरक्षित होंगे। डिजिटल डाटा होगा, इस्तेमाल करने में कंपनियां कई प्रकार की जिम्मेवारी डाली गई है जो अपडेट बनाया जाएगा। मैंने अपने केस स्टडी से आप लोगों को समझाया भी था, जो मेरे साथ हुआ था कुछ मंथ पहले डाटा प्रोटेक्शन को लेकर, जिस तरह से मेरे डाटा लीक किए गए थे। तो मैंने उस समय भी बताया था आप लोगों को, क्या डाटा प्रोटेक्शन के लिए केवल व्यक्ति ही जिम्मेवार नहीं होना चाहिए। कंपनी को या जो हम जिसका पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, जिस माध्यम से हम जिस सूचनाओं को संग्रह कर रहे हैं, उसको भी क्या होना पड़ेगा, संबद्ध होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। केवल यह मात्र कहने से, मान लीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं या किसी प्रकार का पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, तो वो यह केवल मात्र नहीं कर सकता है कि मैं सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ, उसके एवज में मैं मैं नहीं करूँगा कि आप जो इस पर शेयर कर रहे हैं वो मेरी नैतिक जिम्मेवारी के बाहर है। क्योंकि कंपनी को अल्टीमेट तरीके से आपको लाभ तो उसी से मिल रहा है ना, जितने दिन सफरिंग हम लोग उस पर कर रहे हैं, जितने देर उस पर रहते हैं, डाटा को इधर एक स्थान से दूसरे स्थान शेयर करते हैं। तो ध्यान रखिए, नैतिक जिम्मेवारी इंपॉर्टेंट हो जाती थी, तो यह बहुत ज़रूरी इस बिल के तहत जारी की गई है। बिल में डिजिटल नागरिक को अपनी सूचनाएं लेने, अपने निजी डाटा को ठीक करने और डिलीट करवाने से संबंधित अधिकार दिए गए, जो मैं इस पर पहले भी चर्चा किया था। अगर याद हो, मैंने अपने केस स्टडी में पहले के 4 महीने पहले का वीडियो आप जाइएगा, मैंने यही बातें बोला था कि ये अधिकार किसके पास होना चाहिए, ये अधिकार उपभोक्ता के पास होना चाहिए। उपभोक्ता के पास वो अधिकार, सारे अधिकार होने चाहिए जो उससे निजी डाटा से संबंधित है। मेरे कौन से सूचना सार्वजनिक मीडिया पर प्रकाशित होनी चाहिए, किस अगर कोई प्रकाशित जानबूझ के कर दिया जा रहा है किसी उपद्रवी तत्व के द्वारा, तो उसे डिलीट करवाने के लिए मेरे पास सक्षम अधिकार होने चाहिए। मैंने इस सभी बिंदुओं पर चर्चा किया था जो बिल में वर्तमान में दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री जो है राजीव चंद्रशेखर जी, उनके द्वारा बोला गया है कि सभी प्लेटफॉर्म को सभी नागरिकों के लिए क्या ईमेल और फोन यह सूचित करना पड़ेगा कि उनका डाटा उनके पास है। अब है कि जितने भी प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं, जो डाटा यूज करते हैं, उनको यह अधिकार, उनको यह बाध्यता तय कर दी गई है कि अब मान लीजिए अमर सर का डाटा यूज कर रहे हैं या किसी भी स्टूडेंट का डाटा यूज कर रहे हैं या किसी भी व्यक्ति नागरिक का डाटा यूज कर रहे हैं, तो उस कंपनी को उनके संबंधित मेल पर आपको सूचना देनी होगी। नहीं दीजिएगा तो आप पर जुर्माने का प्रावधान लगाया जाएगा, अगर आप किसी प्रकार से उस डाटा का मिसयूज करते हैं। तो नागरिक उस डाटा को स्टोर करने की इजाज़त नहीं देता है, तो उस डाटा को डिलीट करना होगा उस कंपनी को। अगर मान लीजिए कोई कंपनी, अमेजन कंपनी हो या किसी प्रकार की कंपनी, या मेरे डाटा को यूज़ कर रही है, वो मैसेज मुझे भेज रहा है और मैं वहाँ बोल दूँ कि नहीं, मेरे डाटा को आप सेव नहीं कीजिए, तो उस अगर फिर भी वो करता है तो क्या होगा, अगर मुझे इसके संदर्भ में मैं संबंध अधिकारियों को, संबंध एजेंसियों को सूचित करता हूँ, तो अमेजन कंपनी पर क्या होगा, जुर्माना तय किया जाएगा। तो यह बहुत ही बेहतर कदम है।
आईटी सेक्टर को लेकर इस संदर्भ में डाटा निजता के संदर्भित चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए अब है कि किसी भी डाटा कलेक्शन के बिना नागरिक की मंजूरी नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, उन्होंने बताया किसी भी डाटा के कलेक्शन के बिना आपको नागरिक की मंजूरी नहीं होगा, अर्थात नागरिक की मंजूरी यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाती है। अर्थात हम किसी व्यक्ति विशेष का ऐसे ही डाटा यूज नहीं कर सकते, उतना ही लिया जाएगा जितनी जरूरत होगी। अर्थात जिस क्षेत्र में मान लीजिए डाटा इतना स्टोर है और किसी कंपनी को इसका पार्ट का जरूरत है, तो इसका मतलब संपूर्ण डाटा हम नहीं लेंगे, किसी नागरिक का कोई कंपनी नहीं ले सकता। जितना आप जिस फील्ड के हो उसी का डाटा आपको चाहिए, तो उतना ही आपको जानकारी रखनी। जैसे मेरे किसी स्वास्थ्य संबंधी आपको बीमारी है, कोई कंपनी है, टेक कंपनी है, तो स्वास्थ्य संबंधी आपकी सारी जानकारी लेके आपके निजता संबंधी अन्य जानकारी उसके पास नहीं होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिस उद्देश्य के लिए डाटा लिया जा रहा है उसकी पूर्ति उसी प्लेटफॉर्म को उस डाटा पर होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपके डाटा को किसी अन्य थर्ड पार्टी को शेयर कर देना चाहिए। ऐसा जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं या कहीं मॉल में जाते हैं तो अपने डाटा वहाँ शेयर करते हैं ना, तो उस उस रेस्टोरेंट और उस मॉल में मेरे द्वारा भरे गए फॉर्म के माध्यम से अगर मेरा डाटा किसी अन्य को भेजा जा रहा है, जो पहले हुआ करता था, वो लोग क्या करते थे, आपका डाटा संग्रह करके किसी को 1 रुपये हिसाब से, मान ली करोड़ों की संख्या में होती थी, वो भेज दिया करते थे, करोड़ों कमाते थे। अब वो अगर वो किसी थर्ड पार्टी को बेचता और वो पता चल गया कि मेरे डाटा को किसी कंपनी के द्वारा किसी दूसरे को भेजा गया है, तो मैं संबद्ध अधिकारी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी दर्ज करूंगा और उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा या उससे संबंधित जो कंपनियां उसको क्या किया जाएगा, सजा का प्रावधान किया जाएगा। ये सब चीजें आपको साथ में नियम उल्लंघन होने पर 250 से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है कंपनी पर। यह सबसे बड़ा है कि बड़ी राशि, मैंने याद है मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि नजीर पेश करने वाला जब तक आप सजा का प्रावधान नहीं करिएगा तब तक समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। अब मान लीजिए किसी बड़ी अमेजन कंपनी को मान लीजिए 10 लाख का आप जुर्माना दें, उसको क्या मिलना है, आपको ऊँट के मुंह में जीरा का कॉन्सेप्ट था। तो यह आपको ध्यान रखना होगा कि 250 रुपया अगर मान लीजिए जुर्माना लगता है एक व्यक्ति पर, ऐसे मामले अगर 10 व्यक्तियों का प्रत्येक साल उसको आ रहा है तो उसको 2,500 रुपया 2,500 करोड़ उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो सोच के देखिए, कोई कंपनी ऑटोमेटिक अपने स्तर पर वो समस्या का समाधान ढूंढ लेगी। नहीं भाई, मैं अगर 10 ही मामला मेरे साल भर में जा रहे हैं तो 2,500 तो बिना मतलब के निकल जा रहे हैं जुर्माने के तौर पर, और इमेज भी खराब होगा अलग से। तो कंपनियां स्वयं अपने स्तर पर क्या करेगी, इसको लेकर कॉन्शियस रहेगी। तो ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला था कुछ दिन पहले, नजीर पेश करने वाले सजा का प्रावधान किसी भी मामले में होना चाहिए, जहां पर कंपनी को 10 बार सोचे कि हम इनके डाटा का मिसयूज करें या नहीं करें, करेंगे तो क्या हमको नुकसान हो सकता है और उससे हम कितना प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए। और ऐसा मान लीजिए 1,000 मामला आ गया साल भर में किसी कंपनी पर, तो उस कंपनी का पूरा क्या होगा, कॉन्सेप्ट ही डैमेज हो जाएगा। तो मजबूर हो जाएगा कंपनियां आपके नियम, बनाए हुए नियम पर चलने को, क्योंकि यह निजता से संबंधित प्रश्न है। तो ये चीज़ें आप लोग, क्या मैंने ये सब सारी बातें आपको पहले के न्यूज एनालिसिस में बताया हूँ या नहीं बताया हूँ, तो आप देख के चलिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कि हाँ ये चीज़ें मैंने आप लोग सभी लोगों को पहले भी कवर किया है। तो देखिए, आधार वही है, बस कॉन्सेप्ट समझना आप कितने बेहतर तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। मैंने इससे संबंधित मामले को, निजी डाटा संबंधित मामले को मैंने 4 से 5 महीना पहले ही आप लोगों को चर्चा किया, जब मेरा कुछ सोशल मीडिया अकाउंट को हैक किया गया था। जो चीज़ें बताई गई थी, मैंने नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स को किया था, झारखंड क्राइम रिपोर्ट को किया था, फिर भी उसकी कुछ नहीं मिली। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को शेयर किया था अपना स्टोरी, उसी समय मैंने ये सब चीज़ें बताई थी। याद कीजिएगा आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन जिन लोगों के द्वारा ये बातें सुनी गई थी, जो बातें मैंने बताई थी, क्या मैं सही दिशा में आप लोगों को चीज़ों को तैयारी करवा रहा हूँ कि नहीं करवा रहा हूँ। और सभी बातें जो निजी डाटा के इस्तेमाल में बातें की गई है बिल में, वही सब बातें आप लोग को मैंने समझाया था। रीज़न उसके पीछे था, स्टेप वही है, हमको बेहतर निजता से संबंधित जो डाटा है, डाटा प्रोटेक्शन की जो स्टेप है, वही स्टेप से हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो बातें तो बहुत की जाएगी। मान लीजिए 10 लाख जुर्माना रखा जाता है, 1 लाख जुर्माना रखा जाता है, तो कंपनियां तो धड़ल्ले से ये करती ना। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। अब देखिए, विशेषाधिकार समिति को राघव चड्ढा को नोटिस भेजा गया, पूछा गया क्यों आप पर कार्रवाई ना हो। तो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में आता,
और याद कीजिएगा, मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को संसदीय विशेषाधिकार समिति, संसदीय समितियों के बारे में, अस्थायी समिति, तदर्थ समिति, सभी पर चर्चा किया। अगर याद हो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो मैं आप लोगों को टॉपिक शेयर कर दूंगा। पीडीएफ पहले से ही यूपीआई इसके ऐप पर अपलोड है, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के पेपर में। आपका कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके पीडीएफ के तौर पर आपको ऐप पर अवेलेबल नहीं है। बस आप लोग एक्टिव मोड में आपको चीज़ें काम करना। जब नया टॉपिक कोई आएगा मैं ऑटोमेटिक उसे अपडेट कर दूंगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि डेली अपडेट नहीं हो रहा है। डेली अपडेट करने से कोई मतलब नहीं होगा। एक ही टॉपिक पर मान लीजिए मैंने विशेषाधिकार समिति पर पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया हूँ, अब वो 180 पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया गया, उस 80 पीडीएफ में कहीं ना कहीं होगा, आप जाके उसको सारे को एक बार रिवाइज कीजिए। सर्टेन टाइम पर आप रिवाइज करते रहिए, इसी से सारे टॉपिक आपको मिलते चलेंगे, तो आप उनको इसी तरीके से देखना है। क्लियर है ना। अब है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक आती है, जिसमें बात होता है कि हम क्या करेंगे, प्रवर समिति के पास भेजेंगे, प्रस्ताव को रखेंगे, बगैर सांसदों की समिति के नाम दर्ज किया जाएगा। ये सब बातें हुई थी कि एक्चुअली हुआ क्या है कि राज्यसभा के जो आम सभा पार्टी के जो नेता है, राज्यसभा सदस्य हैं, राघव चड्ढा जी के द्वारा आपको राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली क्षेत्र बिल है उस पर संशोधन विधेयक पर क्या कि एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करने की बात की थी, जिसमें कुछ लोगों का नाम उन्होंने दे दिया था उनके परमिशन के लिए बिना, जिसमें नाम था सुमित पात्रा का नाम था, आपको नरहरि असिन का नाम था, फागनान कोननिया का नाम था, एम थम्बुदुरई का नाम था। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम नहीं लिया गया, सहमति नहीं ली गई इनसे, और इनका नाम आपको संसद के पटल पर रख दिया गया, जो कहीं ना कहीं विशेषाधिकार उल्लंघन का मामला बनता था। शायद ये हो सकता है इनके जानकारी में ना हो, या तो भावनाओं में रहकर, मान लीजिए हम अपनी बातों को रखेंगे संसदीय पटल पर रखेंगे, तो इसके लिए एक न्यूट्रल कमेटी की गठित की जाए और राय दी गई हो। पर ध्यान रखिएगा, आप सांसद हैं, आपको सारे अधिकार पता होना चाहिए, आपकी नैतिक जिम्मेवारी है यह। क्या है लोकसभा के नियम, क्या है राज्यसभा के नियम, आपके विशेषाधिकार क्या प्राप्त है, आपको विशेष अधिकार में आपकी सीमाएं क्या है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो इससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो यहीं पर विशेषाधिकार समिति ने चड्ढा से पूछा, क्यों ना आपके खिलाफ विशेषाधिकार का हनन की कार्रवाई की होगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया ही नजर आ गया कि आपने कुछ फेरबदल किए अपने वक्तव्य में। जहां पर प्रथम दृष्टया जो इस कमेटी का जो उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की अगुवाई में बैठक हुई विशेषाधिकार समिति का, उसमें प्रथम दृष्टया इनको पाया गया कि नहीं सही है इनके मामले, तो इनसे प्रश्न किए गए हैं। जब नोटिस मिलेगा उस पर जवाब दिया जाएगा और बाद में हम समझेंगे क्या यह उचित है क्या अनुचित है। तो अभी वेट एंड वॉच करेंगे, दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, खालिस्तान समर्थक एनसीआर में कर सकते हैं आतंकी हमला, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खालिस्तान समर्थक, ऐसी सूचना दी जा रही है किसके द्वारा, आपको हमारे केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा। तो आप सबसे पहले मुझे यह बताइएगा, आईबी क्या है, आईबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है, वो आईबी किस क्षेत्र में कार्य करता है, और ये सुरक्षा जो एजेंसियों के तौर पर भारत का आईबी संगठन है, वो इसके अधिकार और क्षेत्र कौन कौन से हैं। मैंने इस पर पहले भी न्यूज़ कवर किया है, तो याद रखिएगा इन सारे के टॉपिक का एनालिसिस, आप लोगों को जो चीज़ें हैं, बातें, प्रश्न पूछ रहा हो उसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में आपको देना है, जिसके आधार पर आप बेहतर आपका आउटपुट हो पाएगा। आप लोग थक जाते हो, एक दो दिन आंसर देते हो फिर थक जाते हो, लगातार प्रयास कीजिए 365 दिन। जब मैं नहीं थकता हूं तो आप लोग कैसे थक जाते हो। तो जरूर आप करिए इस सब चीज़ों को एक्टिवेट, आप एक्टिव मोड में काम कीजिए, जिंदा होकर काम कीजिए, ज़्यादा रिजल्ट आएगा। अब देखिए ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी केंद्रीय मंजूरी की, मंत्रिमंडल जो है कैबिनेट उनके द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो इन मामलों को समझिएगा, ऑनलाइन गेमिंग में 28% जीएसटी क्या क्या इसके लाभ है, क्या हानि हो सकते हैं, हानि क्या हो सकते हैं। तो पहले लाभ, इसके लाभ की चर्चा करने से पहले आपको यह कहाँ टॉपिक आएगा, तो देखिए यूपीएससी के जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियाँ, और आपको इकोनॉमिक्स के जीएसटी पार्ट से आएगा, ठीक है ना। मैं जीएस पेपर 3 लिखना भूल गया, पर जीएसटी के आपको जीएस पेपर 3 के जीएसटी जो पार्ट है उससे आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, रेसिंग क्लबों को लेकर, हॉर्स रेसिंग चलाया जाता है, कैसीनो आप गेमिंग खेलते होंगे, उसको लेकर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। अब बदलाव किया जाएगा, मंजूरी दे दी गई है। अब है कि सीजीएसटी, केंद्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी, जिसे आईजीएसटी कहते, उल्लंघन करते संशोधन के पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी कि इस प्रकार के प्रावधान किए जाने चाहिए। जीएसटी में
संशोधन इस प्रस्ताव को संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। तो जीएसटी जब आएगा, सीजीएसटी आईजीएसटी कानून संशोधन की मंजूरी दे सकता है, बातें हो सकती है। तो चलिए मुझे यह बताइएगा आप लोग, जीएसटी में आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है। मैंने इससे पहले भी जीएसटी पर विस्तृत चर्चा किया, इसका पीडीएफ आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल है, जाकर वहां से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, विस्तृत जानकारी जीएसटी के बारे में, आपको जीएसटी कमेटी के बारे में, उसमें क्षेत्राधिकार के संबंध में राज्यों को क्या अधिकार प्राप्त है, केंद्र को क्या अधिकार प्राप्त है, सभी पर आपको चीजें एक्सप्लेन की गई है। अभी यह 51 बैठक थी इसकी, जिसमें कैसीनो, हॉर्स रेडिंग और ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति के कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची 3 में संशोधन करने की सिफारिश की। किस बैठक में की गई? 51 बैठक थी, आपको जीएसटी काउंसिल की थी। ध्यान रखिएगा, जीएसटी तय करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम, आपको जो एकीकृत अधिनियम जीएसटी है उसे क्या कर सकते हैं, 2017 में एक परिविधा जोड़ने, अर्थात एक पॉइंट जुड़ेगा जिसमें हम ऐसी संस्थाओं पर भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। अब सारे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना, जो भी आय उससे अर्जित होगी हम उस पर क्या करेंगे, एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना, जिसके आधार पर आपको जो भी आय होगा उसको हम उस पर जीएसटी लगा सकते हैं। और जीएसटी की मात्रा कितनी होगी? 28%, अर्थात लग्जरी कॉन्सेप्ट में यह आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर जीएसटी अधिनियम संशोधित प्रावधान को 1 अक्टूबर से लागू होंगे, ऐसी बातें की जा रही है। ठीक है, चलिए केले ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग तथा ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग में की जाने डिजिटल संपत्तियों और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ता को परिभाषित करेगा यह एक्ट। तो बहुत ही मामलों को समझाएगा। अब इससे लाभ तो देखिएगा क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर पाएंगे किस चीज को, जो डिजिटल मनी है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा है कि इससे हमारा सामाजिक लाभ प्राप्त होगा, सामाजिक लाभ प्राप्त होगा। जिस प्रकार से बच्चे ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अपने बौद्धिक क्षमता को खो रहे, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मैंने आप लोग को चर्चा किया था, ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों का जो याददाश्त है, पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वो लगातार कम हो रही है। माता पिताओं का एक कंसर्न लगातार रहता है, जिसको लेकर यह समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही साथ इसका नेगेटिव पॉइंट यह है, ध्यान रखिएगा, यह जो गेमिंग प्रॉफिट का मार्जिन है वो केवल 20% है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए 100 रुपया अगर कोई व्यक्ति लगा रहा है, उसका 20 रुपया ही इन्वेस्ट आपको प्रॉफिट होता है, 80% आपको सारे एसेट में खर्च करने पड़ते हैं। तो मान लीजिए 28% हम इस पर लगा ही देंगे तो लॉस 8% का हो जाएगा सारे जो भी ऑनलाइन गेमिंग प्रोडक्ट्स है उस पर। तो ध्यान रखिएगा क्या होगा इससे, यह मार्केट डैमेज हो सकता है इसका, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यह मैं नहीं बोला, यह जो शार्क टैंक के पहले अवनीश ग्रोवर थे, या तो भारत पे के जो फाउंडर रह चुके हैं, कॉन्सलेटर रह चुके हैं अवनीश ग्रोवर, उनकी बातें, जो उनके द्वारा ये बातें की गई है, तो आम व्यक्ति तो थे नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इस चीजों को भी कंसर्न में रखना है, बातों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से, यह सरकारी नीतियों से जुड़ेगा, जहां एक रिपोर्ट आई है जिसमें 78% ग्रामीण जो अभिभावक चाहते हैं उनकी बेटियां स्नातक करें। यह सर्वेक्षण में सामने है, अर्थात बदलता भारत आपको दिख रहा है, जहां पर बेटियों को पढ़ाने के लिए इच्छा व्यक्त की जा रही है, उनको इच्छा है, पर यहाँ पर संसाधन से संबंधित कुछ टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, महिला सशक्तिकरण में इस रिपोर्ट को लेकर हवाला देकर प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट में देखिएगा क्या है, प्राथमिक ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति 2023 नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से आप लोग को देखना है, इस रिपोर्ट के संदर्भ में सारी बातें आप लोग को दी गई है, जहां पर ध्यान रखिएगा भारत में 78% ग्रामीण अभिभावक चाहते हैं उनकी बेटियां स्नातक या उससे आगे की पढ़ाई करें। तो यह हमारा पॉजिटिव माइंड सेट को डेवलप कर रहा है कि भारत के अधिकतर परिवार यह चाह रहे हैं कि उनकी बेटियां पढ़े लिखें और आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने। तो हमारा पॉजिटिव भारत, उभरता हुआ भारत दिख रहा है, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, इसको लेकर चीजें आपको समझ में होगी। देश में 20 राज्यों में लगभग 6229 परिवारों का किया गया सर्वेक्षण है। तो बहुत बड़ी संख्या है परिवारों का। अगर 5 परिवार का 5 ही सदस्य हम मान ले तो इसको गुना करेंगे तो लाखों में पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। तो यह सर्वे यह बताता है कि क्या है, सर्वे में रिपोर्ट के अनुसार अभिभावकों ने अपने बच्चों को तकनीकी डिग्री, स्नातक डिग्री या परा स्नातक, जिसे हम पीजी डिग्री कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी कहते हैं, सहित उच्च शिक्षा दिलाने को लेकर समान झुकाव देखने को मिला। 82%
उनके संतान लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए बातें की गई है। 82% अभिभावकों का कहना था कि लड़के को स्नातक या उससे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार तुलनात्मक रूप से पढ़ाई करने वाले बच्चों के लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या अधिक है। ध्यान रखिएगा कि लड़कियों की संख्या अधिक है, पर हमें दिखता है 35% या 35% अधिक है। ध्यान रखिएगा छोड़ने वाले बच्चों में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा लड़कियों की संख्या अधिक हो रही है, क्योंकि ड्रॉप आउट की संख्या बच्चियों में देखने को मिलता है। तो यह चिंता का विषय है, इस पर कार्य करने की जरूरत है। समाज को, परिवार को और राज्यों को, राज्य की एजेंसियों को जवाबदेह बनना पड़ेगा। महिलाओं को कैसे बराबर हक दिया जा सके, उन्हें कैसा माहौल क्रिएट किया जा सके जिसके आधार पर वो क्या करे, वो आपको सुविधाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर बेहतर विकल्प तलाश सके। अब नेक्स्ट है कि यहाँ अध्ययन के 6 से 16 साल के ग्रामीण बच्चों पर केंद्रित किया गया अध्ययन इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन रूरल इंडिया, जो एक रिपोर्ट थी। ध्यान रखिएगा फाउंडेशन के द्वारा भारत में ग्रामीण विकास हितधारकों के द्वारा विश्लेषण किया गया। तो किस फाउंडेशन के द्वारा किया गया या पीटी फैक्ट के तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सर्वेक्षण में क्या बातें आई उभर के, 62.5 बच्चों की माँ पढ़ाई के मामले में उनकी मार्गदर्शिता है। तो माँ भी एक सक्षम भूमिका निभाती है किसी बच्चे को बड़ा करने में और उसके शिक्षा व्यवस्था को जारी रखने में। 49% बच्चों के जो पिता यह जिम्मेदारी निभाते हैं, जबकि 62% है जो आपको क्या करते हैं, महिलाएं इसका रोल अदा करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब है कि ग्रामीण भारत में अक्सर बच्चों के माँ बाप के अलावा दूसरे लोग भी मार्गदर्शन करते हैं। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप आया कि दूसरे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सामाजिक दायित्व का भी कार्य गतिविधि देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर भी आपको ध्यान रखना। अब विश्लेषण में कुल मिलाकर 73% रोजाना करीब 2 घंटे स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोच के देखिए साल में कितना करेंगे, महीने में कितना करेंगे, साल में कितना करें, और अपने पूरे जीवन काल में वो कितना करेंगे अपनी समय की बर्बादी। अब यह किस प्रकार का उपयोग किया जा सकता है पॉजिटिव रूप से, ये भी आपको आंकड़े देखने होंगे। ठीक है ना। अब है कि विकलिस जो बानो केस था, मामला था जनहित याचिका को लेकर सुनवाई पर खतरनाक जो है खतरनाक स्थिति कायम हो गई है, जहां पर सुनवाई को लेकर एक कॉन्सेप्ट पेंडोरा बॉक्स की चर्चा की गई है। क्या बॉक्स की चर्चा की गई है कि अगर हम इस पर किसी जनहित याचिका दायर की गई है विकलिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में, और मैंने इस पर आपको कब का ही आपको एक वीडियो बनाया था, आपको वीडियो मैं शेयर कर दूंगा विकलिस बानो को, उससे देख लीजिएगा आप लोग। उस पर मैं चर्चा किया था, बताया था सारे डायग्राम को, क्या ये सही है क्या गलत है, इसके एस्पेक्ट क्या होने चाहिए, महिला अधिकार संरक्षित कैसी होनी चाहिए, केवल हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे या धरातल पर भी कुछ दिखना चाहिए। सभी वो बातें मैंने किया था। उस वीडियो को मैं शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। बस मामला यह समझिएगा, यह मामला ऐसा है कि जिस पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला 2002 में गुजरात दंगों के दौरान हुआ था, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा सामूहिक तौर से एक महिला का बलात्कार किया गया। उसके बाद उसके सामने कुछ लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके एवज में उन्होंने सजा भोगता था, और कुछ दिन पहले ही उनको सजा माफी कर दी गई थी उनके व्यवहार को लेकर। यह समान प्रक्रिया के तौर पर जेल प्रशासन के द्वारा अपनाया जाता है। जो कैदी जेल में बेहतर सजा बेहतर थोड़ा सा कार्य करते हैं या और अपना जो आचरण व्यवहार सही रखते हैं, उनको समय पूर्व भी छोड़ा जा सकता है, जिस पर विवाद कायम हो गया। अब ध्यान रखिए उसकी सजा के दी गई छूट वैधता को चुनौती देने वाले कई लोकहित याचिकाएं दायर कर दी गई। तमाम बातें खुलेगी, एक खतरनाक मिसाइल कायम करेगी, यह ऐसा आपको सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए दोषी बातें रखी गई। अब ध्यान रखिएगा विकलिस बानो में दायर जो याचिका था, बहुत से लोगों के द्वारा माकपा के नेता थे, अली तृणमूल कांग्रेस के नेता है मोहिता स्वतंत्र पत्रकार, रेवती लाल है लखनऊ के विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, रूप में रेखा वर्मा सहित जनहित याचिकाएं दायर की गई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जनहित याचिकाओं को विचारणीयता को चुनौती देते हुए दोषियों में से एक की ओर से पेश वकील क्या बोलते हैं, ऋषि मल्होत्रा कहते हैं किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया और मुकदमे को उनका कोई संबंध नहीं है। मल्होत्रा का कहना है कि जनहित याचिका दायर करने वाला के पास सजा के छूट के आदेश के प्रति नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अदालतों का दरवाजा खटा दिया। कहने का अर्थ यह है कि जो भी दायर किया गया है जनहित याचिका, उनको मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पीआईएल दर्ज कर दिया। और पीआईएल किस मामले आता है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में मामले में आते हैं। ये कोई दूसरा व्यक्ति थर्ड पार्टी कर सकता है। पर यहाँ पर सजा का प्रावधान किया जा चुका है ना, किसी संदिग्ध मामले का मामला है जिसमें दो पक्ष है ना, तो थर्ड पक्ष केवल मौलिक अधिकारों का हनन के संदर्भ में इसमें मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता, ऐसी बातें की गई है। और ऐसा होता है तो पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। कहने का मतलब है तीसरे पक्ष की जनहित याचिकाओं के विचार करने लगे न्यायालय तो एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसमें ऐसा कोई भी याचिका की बाढ़ आ जाएगी। ऐसी बहुत सी याचिका बाढ़ आएगी। जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य में किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति समय समय पर सजा दी जाती है, प्रत्येक में छूट की चुनौती दी जाती है, तो अन्य व्यक्ति उस पर जनहित याचिका दायर किया जाएगा। अभी ऐसे ही ओवरलोडेड केसेज है न्यायालय के पास, तो और भी मामले बढ़ जाएंगे, जिसके अंदर एक समस्या होगा, निर्णय समय से निर्णय लेने की समस्या उत्पन्न होगी। तो पेंडोरा बॉक्स क्या है, इसे ध्यान रखिएगा। किसी तीसरी ध्यान रखिएगा इस मामले में या इस प्रकार के मामले में किसी तीसरे पक्ष को इस मामले में कुछ कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह मामला अदालत और आरोपित के बीच का है। पेंडोरा बॉक्स ग्रीक के जो पौराणिक कथाओं की कहानी, जहाँ पेंडोरा बॉक्स को खोलने का अर्थ होता है बुराइयों को पैदा करना, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आप सोच के देखिए, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति के पास किसी प्रकार का भूमि विवाद चल रहा है, हत्या है, हत्या के मामले चल रहे हैं, और किसी थर्ड पार्टी को लगता है, मुझे लगता है, अमर सर को लगता है कि ए व्यक्ति का अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो मैं पीआईएल दायर कर दूंगा। ऐसे अनगिनत केसेस आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर थर्ड पार्टी बिना फीस का वकील बनेंगे, जिससे न्यायपालिका एक खतरनाक स्थिति में हो जाएगी, न्यायिक व्यवस्था को न करने की स्थिति में, जहां पर अति भार व्यवस्था कायम हो जाएगी और जजों पर एक्स्ट्रा बर्डन होगा, न्याय त्वरित न हो पाएगी। ऐसे ही हमें न्याय मिलने में लेट होता है, क्योंकि 5 करोड़ से अधिक केसेस पेंडिंग है न्यायालय में, जो केवल आपको क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की जा रही है। हम बात डीएम के मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात कभी कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर तो और भी मामले ऐसे हैं जो 36 साल के मामले पड़े हुए, जो प्रथम दृष्टिया प्रथम स्तर के लेवल पर ही आपको अभी मामला सुलझा नहीं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये खतरनाक स्थिति को जन्म देगा, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नीचे आ जाएंगे। तब तक आप लोग युक्ति आइज को जरूर शेयर कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, विजडम एजुकेशन को सपोर्ट कीजिए, और युक्ति आइज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा युक्ति आइज का वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं, अपडेट हो रहा है वेबसाइट, तो उसे लाभ लीजिएगा और अधिक से अधिक हमें सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब देखिए, पाकिस्तान में लंबा चलेगा आंतरिक संघर्ष, तो यहाँ पर लेख दिया गया, इस लेख को आप लोग आराम से पढ़िएगा, समझिएगा। यह समझ विकसित करने के बाद आप एक पीडीएफ बनाइएगा, लिखिएगा। इस लेख को पढ़ने के बाद आपकी समझ क्या विकसित हुई है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट को आपको लिखकर युक्ति या इसके कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर कर देना। डेली एक मैं आप लोग को दूंगा जिस पर आप लोग को अपनी समझ बतानी है, उसके बाद मैं आपको कमेंट्स करूंगा। कल एक स्टूडेंट का आया है, बाकी आप सभी लोग भी इसका शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, इसके लिए युक्ति आइज डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग जो लोग नहीं किए हैं, आप लोग क्या करना, आप लोग को इससे संबंधित जो न्यूज एनालिसिस है उस टॉपिक से संबंधित अपनी समझ को बताइएगा। साथ ही साथ इसके बारे में क्या आपकी अधिक क्षमता विकसित हुई, इसको भी मैं जांच करूंगा। अब चलिए, निहित स्वार्थों के गुम होता जनहित या जनहित मामले, यह बहुत ही देखिए बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। अगर इसकी जड़ें पकड़ी जाए तो हम सारे लोकतंत्र के है ना बाहें उखाड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष, लोकतंत्र का जो आधार है उसकी सारी नींव कमजोर हो सकती है। ये इतना संदिग्ध मामला बनता है। पर बात यहाँ ये कि अब जो जवाबदेही लेगा कौन, या हम लेंगे, आप लेंगे, शासन प्रशासन लेगा, या जो राजनीतिक रूपरेखा वो लेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, वर्तमान समय में कोई भी दल किसके साथ कब गठबंधन कर लेगा और कितने दिन के बाद फिर वह वापस नहीं लौट जाएगा, इस पर राजनीति के बड़े बड़े पंडित भी कुछ कहने का असमर्थ है। इस समय भारतीय राजनीति में सत्ता में आने के सिद्धांत को नकारने वाले सामान्य जन भी सबसे अधिक चर्चित नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आता है, क्योंकि इनको कभी भी बोला जाता है
कब किस और ये पलटेंगे इनको भी नहीं पता रहता। समय परिस्थिति के अनुसार देख रहे होंगे हालिया 3 वर्षों में कभी भाजपा के साथ इनको के द्वारा गठबंधन किया गया, कभी राजद पार्टी के द्वारा गठबंधन किया गया। तो ये स्थितियां समझने को प्रयास कीजिएगा। राजनीति में नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। नहीं अगर नैतिकता होगी तो समस्या क्या होगा, समस्या यह उत्पन्न होगा कि हम नैतिक विहीन शासन प्रशासन को जन्म देंगे, शासन प्रशासन को जन्म देंगे, क्योंकि राजनीतिक जो प्रमुख होता है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक प्रमुख को नेतृत्व करता है। तो इस प्रकार नैतिक विचारधाराओं में कमी आएगी, यह सबसे बड़ी समस्या। और नैतिकता में किसी प्रकार की कमी आना आपके ओरिजिनल स्टेटस को कमजोर कर देता है। यहीं पर दलगत राजनीति में राष्ट्र और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के बीच निर्बाध समर्पण वाले लोगों की उपस्थिति जिस तेजी से पिछले 4-5 दशकों में घटी है, उसके दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य जन भी अवगत हो चुके हैं। अर्थात हम दलगत राजनीति में राष्ट्र और अंतिम छोर, राष्ट्र का निर्माण के बाद में की जाए और हम किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं पार्टी विशेष को, शासन व्यवस्था को बेहतर करने के, लोकतंत्र को बेहतर करने के लिए उन लोगों को पिछले 4-5 दशकों की कमी हो गई, यह भी देखने को। देश में क्षेत्रीयता, जातिवाद, परिवारवाद, मुस्लिम समुदाय में वोट बैंक के रूप में स्थापना जैसे तत्व आपको देखने को मिलेगा। समुदाय वोट बैंक के रूप में स्थापित हो जाएगा जैसे तत्व आपको देखने को मिल रहा है। जैसे उच्च संवैधानिक पदों पर क्या होता है, ऊंचे लगे पदों के द्वारा क्या किया जा रहा है, जनहित से संबंधित पीछे हट लिया जा रहा है, निर्णय सही से नहीं लिया जा रहा है। ऐसे आपको हाल ही में बिहार का केस स्टडी कल ही मैंने बताया था कि यूरिन बैग के जगह क्या कोल्ड ड्रिंक का बोतल लगा देना कहीं ना कहीं क्या होता है, नैतिक जिम्मेवारी के अभाव के कारण होता है। जो 70 से 80 हज़ार 1 लाख रुपया पेमेंट उठा रहा है उसको थोड़ा समझ विकसित नहीं हो पा रही कि प्रशासन की जवाबदेही क्या है। इस संदर्भ को अगर समझ लिए तो बेहतर विकल्प आपके पास हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब गांधी के सिद्धांतों का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले जो भी पार्टियां हैं वो भ्रष्ट और सजाप्ता अपराधियों को आशीर्वाद के बिना हिजक ले रहे हैं। जेपी आंदोलन के में देश के कई आशा उत्पीत हुई थी, मूल्यों को, राजनीतिक मूल्यों में नैतिकता आने का बातें की गई थी। वहीं जब हम बात करते हैं परिवारवाद और धन संग्रह की लालच, इसके बाद और भी घोर रूप से देखने को मिला है। ये भी समस्या साथ में देखने को मिलता है। जहां हम पॉजिटिव बात करते हैं उसके साथ कई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे शासन प्रशासन में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हम इसमें सुधार करने की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है अन्ना हजारे का आंदोलन। कौन, जो भी स्टूडेंट वर्तमान स्टूडेंट है वो जेपी आंदोलन को शायद ही देखे होंगे, पर अन्ना हजारे को देखे होंगे। अन्ना हजारे का आंदोलन जो दिल्ली में हुआ था, तो एक क्या था, एक माहौल बना था कि अब भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को लेकर देश में बेहतर प्रबंधन किया जाएगा, लोग जवाबदेह बनेंगे, लोग इसके साथ एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति गलियारे आपको स्थापित किए जाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका। और भी जो पार्टियां कभी लिस्ट दिया करती थी, आज उसी के साथ वो पार्टियां समर्थन पर जुड़ी हुई है कि हम उसे समर्थन प्राप्त करें। तो यहाँ कहीं ना कहीं नैतिकता और नैतिकता के आधार पर किया जाने वाला प्रशासन का घोर अभाव देखने को मिलता है। इस संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा ऐसा नेता मिला जो कसम खाकर कहता है कि उसे ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना ही सुरक्षा चाहिए, ना ही विशेषाधिकार चाहिए, उसकी व्यवस्था चाहिए। आज जब विरोधी पक्ष से 11 साल के वीडियो दिखाता है तो लोग हतप्रद रह जाते हैं। वो स्वयं अपनी बातों पर अगर नहीं टिके रह पाते तो कहने का अर्थ यही है कि आपने जनता को बेवकूफ़ बनाया। जनता को बेवकूफ़ बनाने का अर्थ है लोकतंत्र को बेवकूफ़ बनाना, और लोकतंत्र को बेवकूफ़ बनाने का अर्थ यह होता है कि आप पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने के रास्ते पर ले जा रहे हैं, अर्थात उसका क्षरण करने की व्यवस्था। उनमें नाम मात्र का योगदान नहीं कर रहे, संपूर्ण योगदान कर रहे। यह इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है, जब आप बातें करती कुछ, उसका जब आपको सत्ता मिलता है उसके बाद उसका धरातल के स्तर पर आप उसका आचरण कुछ और ही कर रहे हैं। जो भी लिस्ट आपने दिया था भ्रष्टाचार से गिने हुए लोगों को, जो लिप्त थे, भ्रष्टाचार से लिप्त व्यक्ति, उससे आज ने आपने क्या हाथ मिलाया। कारण कुछ भी रहा पर नैतिकता तो आपने खोआ ना। उस आधार पर आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ दावे के साथ बोल सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की कल्पना करेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाइएगा। आपको कहने का अर्थ यह है कि आप बिल्कुल भी यह आधार नहीं दे पाइएगा कि आने वाले समय में आपकी भविष्यगत नीतियां हैं वो क्या सही हो सकती है। तो इससे आपके लोकतंत्र पर भी आपको क्या होगा, लोकतंत्र पर भी आपको समस्याएं
क्रिएट करेगी। लोग खुलेआम जाति पंथ क्षेत्रवाद के संदर्भ में बातें कर रहा है, बिना हिचक बातें कर रहा है। ये सब चीज़ों को लेकर आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर बात की जाए, लोकतंत्र अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। जो देश विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र बचाने के लिए सहयोग मांगते हैं, उपचार भी है, जो दुखी लोग हैं लगातार प्रस्तुत करते रहते हैं। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो उन्हें सत्ता में वापस लाने के अलावा कोई अन्य रास्ता है ही नहीं। अगर हम बात करते हैं दल बदल की, तो वह आज 60-70 वर्ष पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता थी कि इतनी हास्पद और शायद ही किसी सजग लोकतंत्र में कोई अन्य उदाहरण मिल सकता है जहां पर हम आजकल वर्तमान स्थिति में पहुंचे हुए। तो इन संदर्भों को समझने का प्रयास कीजिएगा इस लेख से कि हम लोकतंत्र के नींव को लोकतांत्रिक तरीके से ही मजबूत कर सकते हैं, उसे अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियों से मजबूत नहीं कर सकते। आप कितनी भी सत्ता के संदर्भ में केंद्र बिंदु में आना चाहे, उसके आधार में नैतिकता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोकतंत्र का जो हामी हम लोग भरते हैं उसकी नींवें कमजोर होगी। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर मिशन में मिले प्रोत्साहन। देखिए, सेमीकंडक्टर को लेकर एक सम्मेलन किया गया था, गुजरात सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, 3 दिन का गुजरात सम्मेलन हुआ था, सेमीकॉन इंडिया 2023। इसको अच्छे तरीके से कवर करके जाइएगा, शायद आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस पर किया गया कार्य भारत के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बाजार को बहुत ही मजबूत कर देगा। साथ ही साथ जितने भी गैजेट हम लोग उपयोग करते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है, उसके बाजार को बेहतर बनाएगा। हम अभी मैन्युफैक्चरिंग के उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां पर डिमांड्स क्रिएट कर पाएंगे। हम लोग दूसरे देश को हम निर्यात करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सेमीकंडक्टर का स्ट्रेटजी क्या करना, इस क्षेत्र से जुड़े हुए विकास को दर्शाना है। सेमीकॉन इंडिया 2023 क्या कहता है कि दुनिया के किसी भी कंपनी का हिस्सा लिया जा सकता है, ऐसी बातें की कंपनियों ने हिस्सा लिया, बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। भारत के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करते हैं और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सुधार करने की बात करते हैं, एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने की बात करते हैं, आवश्यकता पर बल देते हैं। कुल मिलाकर बात यह कही गई है कि 2012 के भारतीय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 27 अरब डॉलर की थी। इसमें 90% चिप की आपूर्ति के लिए हमें आयात पर निर्भर करना पड़ता है। अगर सोच लीजिए, जिस देश में 90% किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बनाने के लिए उसके पार्ट को, सेमीकंडक्टर पार्ट को हम 90% आयात करते हैं, कॉस्ट मार्जिन कितना बढ़ जाएगा। और इसका हम देश में ही उत्पादन करने लगे तो किसी प्रोडक्ट्स का ग्रोस जो मार्जिन है वो कितना अधिक बढ़ जाएगा। तो ये सबसे बेहतर विकल्प लेकर आएगा आने वाले समय में। सेमीकंडक्टर को लेकर ध्यान रखिएगा कि खपत 2026 तक लगभग 80 अरब डॉलर और 2030 में लगभग 110 अरब डॉलर के आसपास हो जाएगी, 1 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपको समझने की जरूरत होगी। इससे साफ होता है कि चिप निर्माण आने वाले अर्थव्यवस्था व्यापक मायने रखते हैं, मजबूत आधार देगा। तो कोरोना में महामारी के दौरान आप लोग की स्थितियाँ देखी थी, प्रभावित हुआ था, चीन ने उनको ब्लैकमेल किया था, इसको लेकर प्रोडक्ट बढ़ा दिया था, जिसका मूल्य आयात शुल्क बढ़ गया था, ये सब चीजें हुई थी। तो हम क्या करते हैं, अभी भी सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए दूसरे देशों पर केंद्रित, जैसे ताइवान दुनिया का 60% क्या करता है, सेमीकंडक्टर उत्पादन करता है। दक्षिण कोरिया 100% सबसे उच्च उन्नत चिप, जिसमें 10 नैनोमीटर से कम का आपको देखने को मिलता है, वो निर्माण करता है। तो दक्षिण कोरिया और आपको ताइवान दोनों देश क्या होते हैं, हम डिपेंड है, पूरा विश्व डिपेंड है। तो इसको लेकर अगर हम नए मार्केट सृजित कर पाते हैं तो हमारा भी डिमांड्स बढ़ेगा। तो इसको लेकर हमें बेहतर विकल्प तलाश करने होंगे। इसके लिए साथ ही साथ आईटी राज्य मंत्री जो है राजीव चंद्रशेखर जी को द्वारा बहुत सी बातें बोली गई, जिनमें कुछ चीज़ों को याद रखना। सेमी कंडक्टर जो निर्माताओं को देश के चिप निर्माण के लिए जो बातें दे रही है, मेमोरी चिप दे रहा है, बड़ी कंपनियां असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग तीनों स्तर पर क्या करेगा, सहयोग करेगा। साथ ही साथ निर्माण संयंत्रों के लिए भारत पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा कंपाउंड जो सेमीकंडक्टर एंटीएम कंपनियां भारत में निवेश करेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही है। तो एक कमेंट सेक्शन में आप उत्तर बताइएगा, अभी तक सेमी कंडक्टर को लेकर किन किन कंपनियों के साथ भारत ने समझौता किया, भारतीय कंपनियों ने समझौता किया है, और वो राशि कितने स्तर का पहुंच गया। तो इनको लेकर थोड़ा आप लोग बताइएगा डाटा मुझे। इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हो, इसलिए डाटा तो मांग ही सकता हूँ आप लोग को। बहुत सी चीजें है बताई गई। कुल मिलाकर यह बात की जा रही है, अगर हम सेमीकंडक्टर उद्योग को डेवलप कर पाए इंडिया में, तो जो चिप बनाने का जो कॉस्ट मार्जिन है वो कम होगा, और इससे हम लाभ अधिक कमा पाएंगे, और हम देश में एक नए बाजार के रूप में उभर पाएंगे। जो ताइवान और दक्षिण कोरिया भी है जिस स्तर पर, हम उस स्तर पर भी पहुंच सकते हैं। हमारे पास ऐसे वर्कर्स हैं
जो इस प्रकार से हमें पहुंचा सके। जैसे कोरोना में कभी मास्क और सैनिटाइजर हम दूसरे देश से आयात करते थे, 99% आयात करते थे, अब वो स्थिति ऐसी होगी कि उसका हम लोग दूसरे देश को भेज रहे हैं। तो प्रोडक्शन के लेवल पर बढ़ा है, तो ऐसा नहीं, क्षमता विपत्तियाँ आती हैं तो हम लोग उसका इस्तेमाल भी व्यापक पैमाने पर क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर है कि इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है। बस अवसंरचना निर्माण करना होगा, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, साथ साथ प्रोत्साहन चीज़ें डेवलप करने होंगे, ताकि हम एक इकोसिस्टम को लेकर बेहतर चीज़ें कर सकें। तो धन्यवाद। इसी के साथ आज का न्यूज एनालिसिस समाप्त होता है। युक्ति आई इसको सपोर्ट कीजिएगा, ऐप डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉयड ऐप एप्पल स्टोर पर ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ क्या करना है, आप वेबसाइट भी आज से यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ करिए। जल्द ही उस पर सारे फैकल्टी का नाम, जो पास आउट हुए स्टूडेंट उनका टेस्टिमोनियल, सभी चीज़ें अपडेट होने लगी धीरे धीरे। आप उसका लाभ लीजिए, जाके देखिए क्या आपको बेहतर विकल्प दे रहा है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।